तो शुरुआत करते हैं अब हम इससे। हमने क्या पढ़ा चैप्टर 2 में? हेनरी फ्योल को, है ना। हेनरी फ्योल के बाद अब हम मूव करते हैं दर्जी की तरफ, टेलर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय टेलर। दो चीजें याद रखना, कभी कभी एग्जाम में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि दोनों प्रिंसिपल्स में डिफरेंस क्या है और दोनों में कॉमन क्या है। ये पॉइंट एग्जाम में एमपी बोर्ड के लिए फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखना। सीबीसी में भी कभी कभी आता है। तो साइंटिफिक, एक तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल और दूसरा ये दर्जी का यानी एफडब्ल्यू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफडब्ल्यू टेलर। तो थोड़ा सा दर्जी ने क्या किया ये देखते हैं। 1856 इन यूएसए में इनका जन्म हुआ, है ना, 1856। उसके बाद 1878 यानी 1878 में इन्होंने मिडवल स्टील कंपनी को ज्वाइन किया एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। हेनरी फ्योल कोल माइंस में थे और वो किसके इंजीनियर थे? खदान में, माइंस में इंजीनियर थे, है ना, यानी उनका काम लेबर के साथ था। लेकिन ये भाई साहब मैकेनिकल इंजीनियर थे। यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स। He was primarily concerned about the efficiency of worker and optimum utilization of resources. भाई का एकमात्र उद्देश्य था जीवन में कि क्या करना है, इफिशियंसी बढ़ानी है वर्कर की, वर्किंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज करनी है और उसको गन्ने की तरह नहीं छोड़ना है अपने शुगर के, है ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, वेस्टेज कुछ भी नहीं होना चाहिए, जितना पॉसिबल है संभव प्रयास करना है, जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो आप लेबर को उतना करना है, बराबर। Taylor's principle and techniques were based on the observation he conducted in factories where methods of production lack planning and working methods were क्या है? haphazardous। लैक का मतलब कमी होता है और haphazardous मतलब खतरनाक होता है, डेंजरस, समथिंग डेंजरस। यानी यहाँ पर जो वर्किंग मेथड है, सीधी सी बात है, खदानों में काम करोगे माइंस में तो वर्किंग कंडीशन निश्चित रूप से डेंजरस तो होगी। एक बच्चन साहब की पिक्चर है काला पत्थर, 1873 में रिलीज हुई थी या 77 में से कुछ आई थी, 1873 के आसपास आई थी शायद, नॉट श्योर। तो यह 86 में ऐसे कुछ आई थी, 87 में से कुछ आई थी, काला पत्थर। वहाँ पर बिल्कुल कोल माइंस में मजदूर क्या निकालते हैं? कोयला निकालते हैं। देख हो सके तो देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है निश्चित रूप से तुम्हें समझ में आएगा। खोदते खोदते कोयला निकालते निकालते क्या होता है कि समुद्र के किनारे रहती है। तो जो इंजीनियर रहता है वो मालिक को बोलता है कि अब मत खोदो, यदि अब और इससे कोयला निकालोगे तो क्या होगा? पानी अंदर आ जाएगा और जितने भी वर्कर है सब निपट जाएंगे। मालिक मानता नहीं और अंत में वही होगा कि पूरे खदान में पानी बढ़ जाता है। तो उसको यदि देखोगे तो थोड़ा सा तुमको याद रखने में या सिचुएशन को समझने में आसानी होगी। काला पत्थर मतलब ये मेरा जरूरी नहीं है कि तुम देखो ही सही, बट हाँ तुम्हें यदि कुछ सीखना है तो फिल्में बहुत कुछ सिखाती हैं यदि सीखना है तो, है ना। आगे बढ़े, चलो। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर, टेलर का कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में क्या था ये हम समझने का प्रयास करते हैं। एफडब्ल्यू टेलर बिकम फेमस एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल फादर ऑफ मैनेजमेंट और ये भाई साहब साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिताजी। हिज मेन कंट्रीब्यूशन विच मेड हिम सो पॉपुलर हुआ। क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि इनका पहला कंट्रीब्यूशन क्या था? The Taylor published books and research papers explaining his scientific view on industrial organization and management. इंडस्ट्री में साइंस को किस तरीके से यूज करना, इंडस्ट्री में मैनेजमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में साइंस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके लिए इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, बराबर।
उसके बाद हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज पब्लिशिंग ऑफ शॉप मैनेजमेंट पीस रेट सिस्टम। शॉप मैनेजमेंट, दुकान को कैसे संभालना है, पीस रेट सिस्टम, पीस यानी टुकड़ा, रेट यानी दर, और सिस्टम मतलब सिस्टम समझते हैं। तो सर ये क्या हो गया, टुकड़ा दर, ये क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो लेबर काम करेगा उस लेबर को आप वेजेस का पेमेंट कैसे करोगे, वेजेस का पेमेंट कैसे करोगे, उसको मजदूरी कैसे दोगे मजदूर को। पीस रेट का मतलब यदि उसने टुकड़े में काम किया है तो उसको टुकड़े में पेमेंट कैसे दोगे, टुकड़े में कैसे करेगा वो? अरे ये चूहा है, इस चूहे को बनाने में वर्किंग कैसे हुई होगी, पहले बॉडी बनी होगी, सर्किट बना होगा, सब अलग अलग जगह बना होगा ना, फिर ये लाल बत्ती जो जलती है वो अलग होगी, तो हर जगह अलग अलग लेबर ने काम किया होगा, बराबर है। इस तरीके से उसका वेज रेट सिस्टम निकालना है कि भाई ने इसका एक कंपोनेंट बनाने में जितना लगा है उसके लिए अलग वेज रेट, फिर दूसरे कंपोनेंट के लिए अलग, तीसरे कंपोनेंट के लिए अलग। क्लियर है क्या? आगे बढ़ सकते हैं। चलो, and principles of scientific management. He emphasized on adoption of scientific methods to perform to the problems of management. यानी मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, बराबर है। आगे बढ़े तो साइंस का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट कर कर के जो हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं वो क्या है, साइंस है, और वहाँ पर हमें सिस्टमैटिक नॉलेज होता है। दूसरी बात, साइंस रिजिड होता है, रिजिड यानी कठोर होता है, बोल दिया ऐसा होता है मतलब होता है ना, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने क्या बोला कि साइंस को हर जगह अप्लाई करो। In general language, it means apply scientific tools, methods, and trained personnel in order to increase the output. Output मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स और ट्रेंड पर्सोनेल का इस्तेमाल करना है। PERSONNEL, पर्सोनेल मतलब होता है लेबर, एम्प्लॉय, बराबर। स्टैंडर्ड शब्द है, आपको भी एम्प्लॉय की जगह पर्सनल यूज करो तो अच्छा लगता है लोगों को, ठीक है। ट्रेंड पर्सनल यानी आपकी फैक्ट्री में जो बंदा काम कर रहा है उसको पहले क्या करो, आप ट्रेनिंग दो, उसके बाद उससे काम लो। अच्छा, उसको ट्रेनिंग देने के बाद उससे यदि काम कराओगे तो निश्चित रूप से उसकी शॉर्ट है कि उसकी एफिशिएंसी, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बराबर है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट on replacement of role of thumb by science. That means decision in the organization should not be taken on the basis of wills and wishes of manager. Role of thumb नहीं होना कि बोल दिया मतलब बोल दिया, बोल दिया मतलब बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ, मैं डेफिनेटली करता हूँ, ऐसा वाला कालम नहीं होना। आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना है। मैनेजर को इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी जो खुद की इच्छा है वो जरूरी नहीं है, बल्कि आपको उस तरीके से डिसीजन लेने हैं जो साइंटिफिकली सही हो या साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली डेवलप, बराबर है। आगे बढ़े, साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन दर्जी के हिसाब से। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स knowing exactly what you want men to do and see that they do it in the best and cheapest way. इनका ये कहना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और आप उसको सबसे बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हो और सबसे सस्ते तरीके से। एक कहावत है कि यदि आपको किसी काम को जल्दी करवाना है, आपको हरी है, यू आर इन हरी, है ना, जल्दी में हो, तो दुनिया का जो श्रेष्ठतम आलसी आदमी है उस काम को उसको दे दो, यू विल फाइंड द मोस्ट शॉर्टेस्ट वे ऑफ डूइंग परफॉर्मिंग दैट टास्क। वो सबसे कम समय में करने के लिए रास्ता निकाल लेगा आलसी आदमी। क्यों?
बाकी समय उसको रेस्ट चाहिए ना, बराबर है। तो इनका क्या कहना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हो और आप उसको सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो और सबसे सस्ते तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब भी यही है कि आपको सबसे सस्ता करना है और समय पर करना है, बराबर। इट इज द अगला एक और एसोसिएशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स यूएसए, ऊषा के मैकेनिकल इंजीनियरों ने क्या बोला, ऊषा के कि भूसा बना दो। इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग, ये कला है और विज्ञान है। आर्ट मतलब आर्ट का डेफिनेशन स्किल है ना, प्रैक्टिस, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है आपको, रीडिंग और स्किल मतलब बार बार प्रैक्टिस की वजह से। पेंटिंग एक आर्ट है, क्यों आती है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज हो और उसके बाद बार बार आप प्रैक्टिस करते हो, फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होती है उसमें, बराबर है। तो इनका भी यही कहना है कि जो मैनेजमेंट अप्लाई करना है आपको, वो क्या करना है, आर्ट और साइंस के बेसिस में प्रिपेयर करना है। ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन एफर्ट अप्लाइड टू कंट्रोल द फोर्सेस एंड यूटिलाइज द मटेरियल्स ऑफ नेचर्स ऑफ द बेनिफिट ऑफ मैन, इंसान की भलाई में अपने को काम में लाना है, सिंपल सी बात। अगला पीटर एफ ड्रकर ने क्या बोला कि इट इज द ऑपरेशनल स्टडी ऑफ वर्क। ऑपरेशनल स्टडी मतलब जब हमने काम किया उसकी स्टडी की कि हमने कैसे काम किया, बराबर है। अभी आगे जब प्रिंसिपल एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। इनटू इट्स सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड द सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ वर्कर परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट। क्या होता है, बच्चा बहुत सारी चीजें एग्जाम में लिख देता, और मैंने तो पूरी कॉपी भरी थी, नंबर नहीं दिए मास्टर, दुश्मनी थोड़ी की यार, आप दो शब्द में बोल दो या उसको लंबा चौड़ा करके बोल दो, कोई मतलब नहीं है ना। तो आप उसको क्या करो, अपने सिंपल वे में प्रेजेंटेशन दो, लेकिन कैसा होना चाहिए, सिस्टम। यानी आप यदि स्टैंडर्ड वर्ड्स एग्जाम में लिखते हैं बजाय कि आप लेंदी आंसर से लिखें, लंबे लंबे आंसर लिखो, उसके बजाय आप शॉर्ट एंड स्वीट प्रेजेंटेशन दो, थोड़ा बहुत डेकोरेट करो अपने आंसर्स को, लाइन वाइन खींचो, चित्रकारी करो, कलाकारी करो। मतलब जो आप, जैसे आपको 14 प्रिंसिपल लिखने हैं, एक ट्री निकाल दो, ट्री से 14 डालियाँ निकाल के और फिर फूल पत्ते झाड़ियाँ इसमें निकाल के लिख दो, थोड़ा डेकोरेट कर दोगे तो सिंपल सा है कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। आपको प्रेजेंटेशन, आर्ट इंटीग्रेशन, इन सारी चीज़ों के भी मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम, बराबर है। आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उसमें आर्ट इंटीग्रेशन का 4 नंबर होता है, ठीक है। बीएसटी का जो 12th का प्रोजेक्ट होगा और एक्सटर्नल जो एग्जाम होगी उसमें आपको का जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे उसमें आर्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, यानी कि कलाकारी करनी है, बराबर है। उसके 4 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 20 मार्क्स, यानी 20%, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो टेलर फॉर्मुलेटेड 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। भाई ने 4 प्रिंसिपल दिए। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इनका ये कहना है कि जो मैनेजमेंट है, यानी साइंटिफिक तरीके से जो हमें मैनेज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें हमें साइंस को अप्लाई करना है, रूल ऑफ थंब अप्लाई नहीं करना, यानी पत्थर की लकीर नहीं बनाना कि खींच दी तो खींच गई, अब मिटेगी नहीं। साइंस को अप्लाई करना है, यानी जितना पॉसिबल है ह्यूमन बीइंग में अप्लीकेबल होने का साइंस, उतना अप्लाई करना है। साइंस ने बहुत बार कोशिश की कि हम आत्मा को, जो सोल है हमारी, उसको कैद किया जा सके, लेकिन जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट की, हर बार जब आदमी की डेथ हुई और उसका डेथ हुआ तो उसके बाद जिस भी बॉक्स में उन्होंने बंद किया उस बॉडी को, वहाँ पर कहीं न कहीं क्रैक्स आ गए, यानी आत्मा वो बाहर हो गई, कैद नहीं हो पाई। अदरवाइज रोबोट में जान डाल दी जाती है, बराबर है। फिर भी
According to this principle, Taylor insists that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on क्या है intuition, experience and hit and miss method. हिट एंड ट्रायल नहीं करना है कि कोशिश करो जो रिजल्ट आएगा उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। साइंस ने ऑलरेडी हिट एंड ट्रायल कर रखा है, अब आपको सिर्फ उसको अप्लाई करना है बस, बराबर। जैसे आप यदि एमबीए वगैरह करेंगे, वहाँ पर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, क्यूटी बोलते हैं उसको। क्यूटी मतलब वो सुंदर वाला क्यूटी नहीं है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को क्यूटी बोलते हैं, शॉर्ट में क्यू और टी, बराबर है। उसमें बहुत सारी मेथड्स होती है। यदि आप एमबीए करेंगे, बीबीए और एमबीए यदि पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज पढ़ने को मिलेगी, हेजरबर्ग थ्योरी, एक्स वाई जेड थ्योरी, ऐसे करके बहुत सारी थ्योरीज है। उसके बाद बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आपने यदि मैथमेटिक्स में पढ़ा हो लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी, यदि कभी सुना हो तो, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंपलेक्स मेथड वगैरह उसमें होती है। तो ये जो मेथड है उनका इस्तेमाल करके, उसके बाद पर्ट सीपीएम होता है ना, ऐसे करके बहुत सारी टेक्निक्स होती है मैनेजमेंट के लिए, जो अप्लाई करके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर उसको पहुँचाना, है ना। अच्छा मेरे को ये बताओ, तुमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो ऐसे कैसे मालूम पड़ जाता है कि ट्रेन अब इस स्टेशन से निकल चुकी है, इस स्टेशन पर पहुँच गई है? पहले तो इतना डेवलप नहीं था, पर पहले भी मालूम पड़ जाता था। कहीं पटरियाँ उखड़ गई तो कैसे मालूम पड़ जाता था? मेथड्स अप्लाई करते थे, टेक्निक्स लगाते थे, क्यूटी अप्लाई करते थे, है ना। आगे बढ़े, चलो। He says that there must be thinking before doing. आपको सोचना है, परफॉर्म करने से पहले आपको क्या करना है? सोचना है। Which is not in case of rule of thumb. रूल ऑफ थंब में सोचना नहीं होता। यानी आपने रोबोट बना दिया, दिस इज रूल ऑफ थंब। आपने उसमें जो कमांड डाल दी वो तो उसको ही फॉलो करेगा, उसको सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है उसके पास, इमोशन नहीं है उसके पास, है ना। वो मूवी रोबोट अलग बात है कि वो, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। आपने जो कमांड उसमें डाल दी वो डाल दी। जैसे यूट्यूब में लेक्चर अपलोड करते हो तो क्या करते हैं, शेड्यूल कर देते, अपने आप वो अपलोड हो जाता है, बराबर है। या तुम्हारे क्लास की रोज हो सकता है मीटिंग ना आती हो, एक मीटिंग क्रिएट कर दी गई और बार बार इसी लिंक से आप ज्वाइन करते हो, ऐसा होता है क्या? ऐसा रोज लिंक आती है? हाँ, मतलब मेरे जैसा आदमी जो भी पढ़ा है मैं रोज लिंक भेजता हूँ। अपने को इतना टेक्निकल लोग नहीं है ना, बोलते हैं आप ऐसा करो बट मज़ा नहीं आता, रोज लिंक भेजो, नया फ्रेश फील है। तो रूल ऑफ थंब पे काम नहीं करना है ना, जड़ बुद्धि नहीं होना है, आपको रिजिड नहीं होना है, सिचुएशन के हिसाब से सोचना है और फिर एक्शन लेना है। टेक ए पॉज बिफोर एक्टिंग। काम करने से पहले, वर्क परफॉर्म करने से पहले थोड़ा सा पॉज लो, सोचो, फिर परफॉर्म करो, बराबर। मीन्स डायरेक्ट डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर एज रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? डिक्टेटरशिप। आपने बोल दिया फिर आप किसी की भी नहीं सुनते हो, है ना, ऐसा वाला काम नहीं होना। ऑफ मैनेजर वेयर एज साइंटिफिक डिसीजंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, कुछ होता है तो क्यों होता है भाई, किसी क्या समस्या आ गई तेरे को भाई, कुछ हो रहा है, बराबर है। कोई काम हुआ तो क्यों हुआ? साइंस ये कहता है, साइंटिस्ट हमारे बोलते हैं कि अब मौसम बदलेगा, बारिश होगी, भजिए पकौड़े की तैयारी शुरू कर दो, 15 तारीख के बाद बारिश होगी। तुमने कैसे बता दिया? कुछ उनको ऐसे सिम्टम्स लगे होंगे, उन्होंने, ऐसा नहीं है कि डिक्टेटर असेंबली में बोल रहा हूँ ना बारिश होएगी, ऐसा काम नहीं है। उन्होंने उसका एक चेक किया होगा, क्लाइमेट चेक किया होगा, कंडीशंस चेक की होंगी क्लाइमेट की, उसके बेसिस में उन्होंने बोला जो समुद्र में लहरें उठ रही है मतलब बारिश होगी, है ना, लाइक, ठीक है। अच्छा, तूफान आता है तो मालूम अब क्या साइंटिस्ट वहाँ चले जाते हैं तूफान में,
फिर उसकी स्पीड कैसे बता देते हैं? स्टडी करते हैं, है ना, स्टडी करते हैं। फिर मैच जब क्रिकेट होता है तो जो बॉल फेंकते हैं उसकी स्पीड बता देते हैं कि इतने से फेंकी। ऐसा कैसे? टेक्निक है कि यहाँ से यहाँ इतनी देर में पहुँच गई, मतलब बराबर है। तो अपने को टेक्निक से इस्तेमाल करना है, डिक्टेटरशिप वाला काम नहीं करना है। मतलब वो बोलते हैं तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि बोल दिया बस, अब कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा, यही होगा, ठीक है। टेलर insisted on introduction of scientific inquiry into the domain of management practice। मैनेजमेंट जो है उसमें इन्होंने बार बार ये कोशिश की, लोगों को बार बार बताने की कोशिश की, ये मोटिवेट करने की कोशिश किया, ऐसा उनके दिमाग में डाला कि आप क्या करो, साइंटिफिक तरीके से काम करने की कोशिश करो। टेलर believed that there is only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through work, study and analysis। उन्होंने बोला साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी साइंस के जो रूल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मेथड्स हैं, जो टूल्स हैं, सिर्फ यही वो चीज़ है जो आपके प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकती है और आपकी वर्किंग को स्मूथ कर सकती है। आपको इसको अप्लाई करना चाहिए, इसकी स्टडी करना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एक एग्जांपल ये है कि इन रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में आपने एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया कि ये बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 घंटे का टाइम लगेगा। अभी तुम बना लेते थे, जरूरी थोड़ी सबकी कैपेसिटी एक जैसी है, तो फिर क्या कैसे 4 घंटे में बनेगा? आप उसमें उसको ट्रेनिंग दो, साइंटिफिक टूल्स लगा, उसको ट्रेनिंग दो और उसको वर्किंग कंडीशन ऐसी प्रोवाइड करो, उसको मेथड्स ऐसे दो, प्रोसीजर ऐसे दो कि वो उसको 4 घंटे में फिनिश कर सके। सर हमारा भी 3 घंटे में पेपर होता है और ये जमाने से चला आ रहा है, तो ये तो रूल ऑफ थंब हो गया। नहीं, आपको जो 3 घंटे का पेपर दिया जाता है उसको पहले टीचर सॉल्व करते हैं, उनसे 2-2.5 घंटे में सॉल्व हो जाता है, तो आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। टीचर 2 से 2.5 घंटे में यदि उसको सॉल्व कर लेता है उस पेपर को, तो वो आपको कितने के लिए मिलता है? 3 आवर्स के लिए। मतलब वहाँ पर साइंटिफिक मेथड लगती है, बराबर है, ऐसे नहीं हो जाता वो कि ले गया, बराबर। उसके बाद टीचर की राइटिंग स्पीड आपसे कम होगी, स्टूडेंट की राइटिंग स्पीड ज़्यादा होगी। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट रेगुलर प्रैक्टिस में है, मास साहब रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है। 40 मिनट का लेक्चर लिया, उसके बाद उनकी कहानी खत्म है, उसके बाद उनका कोई रोल नहीं है लिखने पढ़ने का। लेकिन स्टूडेंट रेगुलर स्टडी में होता है, उसके बाद भी मास साहब और स्टूडेंट के बीच में एटलीस्ट 30 मिनट का गैप दिया जाता है, ठीक है। रूल ऑफ थंब नहीं, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि हो सकता है थोड़ा बहुत आप न्यू करो, फिर है ना, सिचुएशन के हिसाब, बराबर है। आगे बढ़े, चलो। तो जॉब डिसाइडेड बाय पार्ट। टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन द डेज टारगेट शुड बी फिल्ड। उन्होंने क्या बोला? आप टाइम स्टडी करो, टाइम स्टडी करने के बाद आप फिक्स करो कि कौन सा काम कितने समय में हो जाएगा, बराबर है। पहला प्रिंसिपल हो गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कीवर्ड क्या है? यूज ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के आंकड़ियों फेफड़ा तक पहुंचा दो साइंस को, हर जगह अप्लाई करो, कोई जगह मत छोड़ो, हर मोमेंट पे आप साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करो। There is only one best method to maximize efficiency and this method could be developed by study and analysis, not by rule of thumb। इन्होंने क्या बोला? मैं बेस्ट जो तरीका है वो साइंटिफिक मेथड से ही है, इनको आप डेवलप करो कैसे? स्टडी करके और एनालिसिस करके, रूल ऑफ थंब मत बनाओ, बराबर। उसके बाद मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजन
बेस्ड ऑन हिज इंट्यूशंस, विल और एक्सपीरियंस। ईगो से डिसीजन नहीं लेना, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं लेना, तुम्हारी इच्छा है इसलिए डिसीजन नहीं लेना। आपको साइंटिफिक टूल्स लगा करके ही कोई चीज डिसाइड करनी है। टेक एवरी डिसीजन साइंटिफिकली, हर डिसीजन को आप साइंटिफिकली। तो केस स्टडी ये कहती है कि रोहन इज डिजायरस ऑफ सेटिंग अप a small factory to manufacture packing materials. He planned to use logical approach and take every decision with fact and figure, with proper reasoning rather than relying on hit or miss method. मतलब वो साइंटिफिक मेथड यूज कर रहा है, ठीक? पहले वो रीजनिंग प्रॉपर लगा रहा है ना, रीजनिंग मतलब क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी साइंटिफिक टेक्निक्स को वो इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद वो डिसीजन ले रहा है, मतलब वो अप्लाई कर। बड़े हार्मनी नॉट डिसऑर्डर, इसका मतलब शांति। लेकर आगे बढ़ सकता हूँ। तो हार्मनी नॉट डिसऑर्डर मतलब, हार्मनी मतलब शांति, पीस। According to this principle, those who work together in an organization must work in harmony. That is with mutual give and take and proper understanding. क्या कहना है इनका कि टुगेदर काम करना है, यानी एक साथ मिलकर काम करना है। यानी जो हेनरी फ्योल ने क्या बोला था सबसे आखिरी में, स्पिरिट डी कॉर्ड, यानी आपको एज अ टीम परफॉर्म करना है, बराबर है। जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के लोग होते हैं, एक वर्कर का ग्रुप होता है और एक मैनेजमेंट का ग्रुप होता है। दोनों को क्या चाहिए, एक दूसरे के राइवल्स। राइवल्स मतलब कॉम्पिटिटर, राइवल्स मतलब कॉम्पिटिटर होता ना, राइवल्स मतलब कॉम्पिटिटर, यानी एक दूसरे, भाई सीधी सी बात है, देखो बोथ द ग्रुप्स वर्क एज राइवल्स फॉर ऑफ ईच अदर, एज वर्कर ऑलवेज फील दैट दे आर underpaid and are overburdened with the work of management, with the work, and management always feels that worker are good for nothing. मतलब दो ग्रुप हो गए ऑर्गेनाइजेशन में, एक वर्कर का और एक मैनेजमेंट का। वर्कर ये सोचता है कि ये मेरे को गन्ने की तरह जूस निकाल रहा है, मेरे को बराबर पेमेंट नहीं देता है और काम मेरे से ज्यादा लेता है। मैनेजमेंट क्या सोचता है कि मैं इसको बहुत ज्यादा पेमेंट देता हूँ, इतना तो काम नहीं करता है, नालायक है। दोनों में राइवल्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन की तरह काम करते हैं। वो ये सोचता, वर्कर ये सोचता है मेरी मजबूरी है, मेरी दाल रोटी चल रही है इसलिए करो, नहीं तो जितना मिला उतना ही सही है, बट उसको हमेशा कम लगता है। और मैनेजर क्या सोचते हैं, मैं इसको ज्यादा दे रहा हूँ, इसकी सैलरी में कैसे काट लूँ, बराबर। लेकिन क्या चाहिए, टेलर ने क्या बोला, दर्जी ने, दर्जी का काम है सिलने का, यानी सिलने का मतलब क्या है, दो चीजों को जोड़ना है। तो इसने क्या किया, बोला कि आप साइंटिफिक मेथड पे काम करो और दोनों एज अ टीम वर्क काम करो, शांति बना के रखो, बराबर है। तो नहीं हो तो शांति को मैनेजर बना दो, बराबर। टेलर इंसिस्ट दैट देयर इज नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स टू चेंज देयर एटीट्यूड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए विचार बदलो, है ना। झगड़े में कुछ नहीं रखा है, मोहब्बत की पुजारी हो। ही इंसिस्ट ऑन मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल यानी दिमाग को रिवॉल्यूट करो, अपने दिमाग को चेंज करो। जो तुम्हारा एक स्टेट ऑफ माइंड लेके बैठ गए हो कि नहीं यार मैं मैनेजर हूँ, मैं एम्प्लॉय से क्यों बात करूँगा, बात करो वो भी इंसान है। जैसे अभी लेटेस्ट में अभी भारत के जो रेल मंत्री बने हैं अश्विनी वैष्णव, बंदा ऑफिस में गया, जब उसको क्या मालूम पड़ा कि ये मेरे कॉलेज का बंदा है, तो उसको उन्होंने गले लगाया और क्या बोले, सर मत बोलो मेरे को बॉस बोलो। अभी ये क्या है, हार्मनी नॉट डिसऑर्डर।
आप दोनों एज अ टीम काम करो। कभी सुना है या नहीं सुना? अरे कल परसों की तो बात है, मुझे सुना कर रहा है। जो रेल मिनिस्टर है, मतलब एक कैबिनेट मंत्री अपने ऑफिस में जाके और किसी उसको एम्प्लॉय को गले लगा ले, तो सोचो वो एम्प्लॉय का मोटिवेशन, मेंटल रिवोल्यूशन कैसा होगा? जान दे देगा वो अपनी, बोले जान दे देंगे पर जाने नहीं देंगे। कैसे काम करेगा वो? रात के 2 घंटे की वर्किंग बढ़ा देगा वो कि नहीं यार, और यार दोस्त मेरा तो कितना बढ़िया आदमी है, मेरे को गले लगा लिया है। यदि आप ऐसे काम करोगे, मेंटल आपका रिवोल्यूशन होगा। आप उसको हे दृष्टि से नहीं देखोगे कि ये कचरा है और मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि एंड ही इज कचरास्मि। यदि ऐसा नहीं करोगे आप, तो आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। एज ए टीम काम करोगे तो निश्चित रूप से आपके गोल अचीव होंगे और चीपेस्ट वे में आप अच्छा काम कर पाओगे। विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। भाई तलाक कब होता है? जब दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को या एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, दोनों ईगोइस्टिक हो जाते हैं, तभी तलाक होता है। बराबर है? लेकिन इनको क्या है कि तलाक लेने का नहीं, ना लेने का ना देने का, बल्कि क्या करने का? प्रेम की पूजा करनी है। ध्यान रखना, हार्मनी नॉट डिसऑर्डर। They must develop positive thinking for each other। अब ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं, पढ़ने बहुत समझ गई। बराबर है? ठीक। फॉर एग्जाम्पल, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर इज टू अर्न मोर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। वर्कर क्या चाहता है? मेरे को सैलरी ज्यादा मिले। मैनेजर क्या चाहता है? प्रोडक्शन ज्यादा हो। इसके लिए क्या करो आप? दोनों एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करो। मैनेजमेंट बोनस दे, सैलरी दे, डिविडेंड दे वर्कर को, और वर्कर एक्स्ट्रा टाइम दे दे, एक्स्ट्रा एफर्ट दे दे। बराबर है? आगे बढ़ जाऊं? देयर मस्ट बी, चलो कोई मतलब नहीं। कीवर्ड क्या आया? मैनेजमेंट शुड गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। यदि अच्छी अर्निंग है तो आप उसको बोनस दे दो, दिवाली में गिफ्ट दे दो, होली में गिफ्ट दे दो। बराबर है? तिलक लगा दो होली में, दिवाली में चूना पोत दो, मतलब है ना। वर्कर्स वुड शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। और वर्कर को भी चाहिए कि वो चूना लगने के बाद ब्रश उठा ले अच्छे से। Prosperity of employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity of employee। कंपनी कभी भी उन्नति नहीं कर सकती जब तक वर्कर की, मतलब सीधी सी बात है, यदि हेल्दी और वेल्दी वर्कर होगा तो ही कंपनी की भी हेल्थ और वेल्थ बढ़ेगी। बराबर? आगे बढ़ जाओ। अगला है थर्ड प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वहां पर क्या था? प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल में क्या था? जनरल इंटरेस्ट टू, सॉरी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, है ना। वही क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक दूसरे की मदद करनी है, भाई बंधु समझना है। बराबर है? किसी को अलग नहीं समझना, सबको अपना समझना। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिसऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरीड on in cooperation with each other with mutual confidence and understanding of each other। mutual confidence यानी एक दूसरे पे यकीन रखो कि धोखा नहीं मिलेगा। बराबर है? वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन। दोनों एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप स्टैंडर्ड टास्क फॉर देम। मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करने के से पहले आप वर्कर को क्या करो? कॉन्फिडेंस में ले लो कि हाँ नहीं, तुम कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता।
तुम इसी काम के लिए जन्म लिया है बेटे तुमने, है ना, बराबर है। कृष्ण समझाते हैं ना महाभारत में अर्जुन को कि बेटा तेरा जन्म युद्ध करने के लिए हुआ है और ये तीर मारने के लिए हुआ है, तू ही कर सकता है, तेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है जो ये तीर चला सके। तो मैंने जो मैं आपको क्या चाहिए कि आप उसको इतना मोटिवेट कर दो कि उसका वजन 50 किलो है तो 60 किलो हो जाए और वो इतना बेहतरीन तरीके से काम करे कि मजा आ जाए। ये हैंड शेक करो। While assigning job to worker, if management ask them about their interest and then work is assigned, भाई तुम क्या करना चाहते हो? यदि पूछ लिया जाए वर्कर से कि तुम्हारा तो मजा किस काम में आता है, बोले खेलने में आता है, बोले यार फैक्ट्री से संबंधित बता यार बाबू मत हो, है ना। तो अब क्या है, यदि आपको आपके इंटरेस्ट का काम मिल गया, देखो जब आप पढ़ते हो ना तो उसमें आपका कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो फेवरेट होता है, हॉट फेवरेट जिसको बोलते हैं, है ना, तो ये वाला सब्जेक्ट मेरा हॉट फेवरेट है। ऐसा होता है ना कि कोई सा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है। एक स्किल हर व्यक्ति के पास होती है, आपको सिर्फ पहचानना है क्या है। मेरे को मालूम है कि मैं पढ़ा अच्छा सकता हूँ इसलिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है कि मैं बोल अच्छा सकता हूँ, मैं किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ इसलिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ, है ना। मेरे को कोई कुछ भी बोल दे फर्क नहीं पड़ता, मेरी कोई बुराई कर दे या कुछ भी कर दे, बुराई कर दे तो मेरे को यूँ लगता है कि सुधार की जरूरत है क्या, चलो करेंगे। जब आप इस एटीट्यूड पे काम करोगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा काम कर पाओगे और आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि हम जब पढ़ते थे ना हमारे ज़माने में, तो हमारे ज़माने में सही क्वेश्चन करके ले जाओ तो भी माँ साहब 2-4 लाख बजा देते थे। हाँ, बोले क्या बोलते थे, ये लक्ष्य नहीं है बेटा, ये विद्यावर्धन है, जितनी जितनी खाएगा उतना आगे जाएगा। ऐसा ऐसे माहौल में हम लोगों ने पढ़ाई की। तो हर व्यक्ति का एक इंटरेस्ट होता है, यदि आप उसको उसके इंटरेस्ट का काम दे दो तो फिर वो उस काम को ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा, बराबर है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं इंटरेस्ट का मेरे को सोने में बड़ा मजा आता है, मेरे को तो नींद दे दो यार, तो 8-10 घंटे का 25-26 घंटे सो सकते, ऐसा फैक्ट्री में जो काम चल रहा है उसकी बात हो रही है। भावुक नहीं होना, मतलब इमोशनल हो गया आपको, मैं आंसू आ गया, अरे मालिक ने मुझे चाहिए क्या मुझे दिया। होता है ना कई बार टीचर आता है क्लास में और पूछता है कौन सा चैप्टर आपको सबसे अच्छे से आता है बताओ, उसका टेस्ट ले लेते हैं। ऐसा होता है ना, अपने मन में खुशी होती है, मजा आ गया है ना। आपकी एग्जाम शुरू होती है तो 15 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है कि आप क्वेश्चन पेपर रीड करो, क्यों, ताकि आपको मालूम पड़ जाए आपके इंटरेस्ट का जो एरिया है आप वही वाला क्वेश्चन ढूंढो। देखो 12th क्लास में आने के बाद आपको भी ये मालूम हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 आएगा तो वो किस चैप्टर का आएगा। इतना आप टेस्ट दे लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, सिंपल पेपर सॉल्व कर लेते हो कि मालूम पड़ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 कौन से अकाउंट में, तो फिक्स है कि एक नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, इधर उधर होता ही नहीं। तो आप क्या करते हो, जो आपका हॉट फेवरेट टॉपिक होता है सबसे पहले वही क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, है ना, कि 6 नंबर तो पक्के करो, 8 नंबर तो पक्के करो, बाकी देखेंगे बाद। ऐसा होता है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी है। यदि मैनेजर एम्प्लॉय को कह दे बेटा बेटा तू क्या करना चाहता है, तो वो हथड़ियों तक उस बात को ले लेगा, भावुक हो जाएगा कि नहीं यार बाबा यार 2 घंटे लगने में 3 घंटे लगा के करूँगा और काम पूरा करके जाऊँगा, है ना। जान दे देंगे पर जाने नहीं देंगे। आगे बढ़ो, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि आपको एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल है ये किसका, हार्मोनियम एंड डिस्कार्ड का। उसके बाद वेलकम सजेशंस ऑफ एम्प्लॉय, यदि एम्प्लॉय ने कोई सजेशन दिया तो उसको वेलकम करो, ताली वाली बजाओ, और ज़्यादा ताली मत बजाओ क्योंकि ताली बजाने का काम अपना नहीं है। देयर शुड रिवार्ड एम्प्लॉयज फॉर देयर सजेशन, यदि एम्प्लॉय ने सजेशन दिया है तो उसको कुछ अच्छा सजेशन है तो आप रिवार्ड दो। जैसे स्टूडेंट टॉप करता है, मार्क्स ज़्यादा लाता है, कुछ रिवार्ड मिलता है। There should be open communication and no need even for trade union। आपको कोई ट्रेड यूनियन, मजदूर यूनियन, ये यूनियन कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आप ओपन कम्युनिकेशन करो अपने एम्प्लॉय के साथ, खुले मैदान में बातें करो उससे, बराबर है। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट,
पैटर्नलिस्टिक यानी पेरेंटल टाइप, है ना, पिता पुत्र का जो संबंध होता है या घर में जो दादा बच्चों का संबंध होता है, नाती पोते, इस तरीके से आप ऐसा समझो कि मैं पालक हूँ और ये मेरे जो इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन एंड मैनेजमेंट, मतलब दोनों को बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और करे। मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर। आप जिस जहाँ पर वर्कर आपका काम कर रहा है साइड में आप भी लगे रहो, खड़े रहो, उसको भी लगेगा कि नहीं हाँ दोस्त मेरा, कई बार यूँ भी लगता जाता है माथे पे खड़ा हुआ है ना। चलिए अपन आगे चौथे पे जाएं। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इनका क्या कहना है कि आप वर्कर को इस तरीके से डेवलप करो कि उसमें मैक्सिमम क्वालिटी, उसकी स्किल मैक्सिमम डेवलप हो जाए। इंडस्ट्रियल इफिशियंसी डिपेंड्स अपॉन द इफिशियंसी ऑफ वर्कर। सीधी सी बात है, इंडस्ट्री की इफिशियंसी किस पर डिपेंड करती है? उसके वर्कर की इफिशियंसी पर। सीधी सी बात है, आपकी वर्किंग इफिशियंसी अच्छी होगी तो ही कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। वर्कर्स इफिशियंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। यदि डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे से होगा, ट्रेनिंग अच्छी होगी तो इफिशियंसी भी अच्छी होगी, बराबर है। डन। टेलर insist due care should be taken while selecting the employees, and after selecting they must be given job according to their qualification। जब आप एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर रहे हो वहाँ पर उसकी क्वालिटी, उसकी स्किल का ध्यान रखो, और जिसमें उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है आप उसको वो वाला काम। Employees must be sent for training from time to time to update their knowledge. This will ensure greatest efficiency and prosperity of both company and workers। यदि आप समय समय पर ट्रेनिंग देते रहोगे, वर्किंग कंडीशन अच्छी दोगे, पेरेंटिंग कंडीशन दोगे, तो निश्चित रूप से प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता यानी वेल्थ इंक्रीज होगी, एम्प्लॉय को भी और कंपनी की भी, बराबर है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, और क्या है कीवर्ड्स? वर्कर्स ट्रेनिंग इज एसेंशियल। वर्कर को ट्रेनिंग देना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। Each person should be scientifically selected। हर व्यक्ति में आप साइंस लगाओ और फिर उसका सिलेक्शन करो। वर्क असाइंड टू वर्कर शुड सूट हिज हर कैपेसिटी। आपने एक्शन मूवी बनाई है तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप शाहरुख खान को हीरो मत लो, क्योंकि वो चॉकलेटी हीरो है, बराबर है। आगे बढ़ जाऊं क्या? साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, ये हम अब अगले पार्ट में करेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 43